हेलो एवरीवन, ये है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट, जहां मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं बायनोमियल थ्योरम के बारे में। जो मेरा इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो था, वहां मैंने आपको ये बताया था कि थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। और डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के फर्दर दो पार्ट्स हैं हमारे पास, बायनोमियल एंड पॉइसन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ बायनोमियल थ्योरम के बारे में, जहां मैं आपको बताऊंगा थ्योरम क्या है, इसका एक्सप्रेशन क्या है, कैसे वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है और कैसे बायनोमियल थ्योरम को हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं पावर पॉइंट की तरफ और डिटेल में समझते हैं बायनोमियल थ्योरम को जेम्स बर्नौली ने डिस्कवर किया था। और ये जो थ्योरम है, इनकी डेथ के 8 साल के बाद मतलब 1713 के अंदर पब्लिश की गई थी। और बायनोमियल थ्योरम को इसीलिए बर्नौली थ्योरम कह के भी बुलाया जाता है। बाइनोमियल थ्योरम को समझने के लिए हमें इसकी अजम्पशंस को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहले, साइज ऑफ द सैंपल रिमेन्स फिक्स्ड एंड इट इज डिनोटेड बाय एन। मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन आएगा बाइनोमियल थ्योरम को लेके, उसमें सैंपल का साइज हमेशा फिक्स होगा, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पास दो ही इवेंट्स होंगे, एक होगा सक्सेस और एक होगा फेलियर, और दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर सक्सेस की पॉसिबिलिटी होगी तो फिर फेलियर की नहीं हो सकती, और अगर फेलियर की होगी तो फिर सक्सेस की नहीं हो सकती। हमारे पास जो दो टर्म्स हैं, सक्सेस और फेलियर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी और क्यू से। मतलब सक्सेस के लिए हम पी अल्फाबेट यूज करेंगे और फेलियर के लिए हम क्यू अल्फाबेट यूज करेंगे। और इन दोनों का जो टोटल होगा, मतलब पी प्लस क्यू का जो टोटल है, हमेशा वो 1 के बराबर ही होगा। पी और क्यू की जो वैल्यू होगी, मतलब सक्सेस और फेलियर की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, चाहे आप एक ट्रायल को कितनी बार रन करो। मतलब अगर मैं ये कहता हूँ कि हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है और टेल आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, तो यहाँ पर आप एक सिक्के को चाहे 1000 बार उछालो, चाहे 10,000 बार उछालो, लेकिन उनके जो पी और क्यू, मतलब हेड और टेल की जो प्रोबेबिलिटी है, वो हमेशा कांस्टेंट ही मानी जाएगी। और हर एक ट्रायल दूसरे ट्रायल से रिलेटेड नहीं होगा। मतलब आपने एक बार सिक्का उछाला, आपने दूसरी बार उछाला, आपने तीसरी बार उछाला, जितनी बार आपने ट्रायल को रन किया, हर ट्रायल का प्रीवियस ट्रायल से किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बायनोमियल थ्योरम के अंदर आप ये पता लगा सकते हो कि आर सक्सेस कितनी है। मतलब कि मैंने, मान लो, एक कॉइन था, उसको मैंने 10 बार उछाल दिया, और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि कितनी बार हेड आया या कितनी बार टेल आया। अगर उसके बारे में पता लगाना चाहता हूँ तो मैं अलग से 1/1 पता लगा सकता हूँ। मतलब कि अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार हेड और 9 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 2 बार हेड और 8 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी, 3 बार हेड और 7 बार टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, तो इंडिविजुअल मैं हर सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब ये कैसे काम करता है, इसको धीरे धीरे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे आगे चलकर। जब भी हम बात करते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, सबसे पहले हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फॉर्मूला को समझना, और ध्यान से समझिएगा। जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम फेलियर देन मूव्स टुवर्ड्स सक्सेस। मतलब यहाँ पर आप जब स्टार्ट करोगे तो क्यू से स्टार्ट करोगे, क्यू प्लस पी, और यहाँ पर एन का मतलब क्या है, सैंपल का साइज। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, फेलियर को, पी रिप्रेजेंट करता है सक्सेस को। अब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एन सी आर हमारे पास है। एन का मतलब है सैंपल का साइज हमारे पास जो होगा, आर का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस डिजायर्ड, क्यू का मतलब है हमारा फेलियर, और एन माइनस आर मतलब हम क्या करेंगे, फेलियर से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, 1/1 इसको रिड्यूस करेंगे। आइए इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं और समझते हैं कैसे ये काम करता है। जैसा कि आप इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं, हमारे पास Q है और P है। Q का मतलब हमारा क्या है, फेलियर, P का मतलब है सक्सेस, N का मतलब है सैंपल का साइज, C का मतलब है बायनोमियल कोफिशिएंट, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन नीचे दे रखा है। यह एग्जाम्पल के लिए मैंने एज्यूम कर लिया है कि एक बार कि यहाँ पर मेरा जो सैंपल का साइज है, वो सपोज मैं 3 तक लेके चल रहा हूँ। हालांकि आप इसको आगे भी इंक्रीज कर सकते हो, जैसे कि आप 4, 5, 6, 7, मतलब जितना भी आपके पास एन होगा उतना ही लंबा आप इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन एक बार इसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने सिर्फ 3 तक यहाँ पे लिखा है, और आगे मैंने नोट्स लगा के एन यहाँ पे शो कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ बायनोमियल फॉर्मूला में है, वो है हमारे पास ये बायनोमियल कोफिशिएंट। इसकी कैलकुलेशन को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसी के कारण हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा आपको जो एक बात दिमाग में रखनी है, वो ये है कि जब भी आप इस एक्सप्रेशन को ओपन करोगे, वो हमेशा फेलियर से शुरू होगा। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे पहले सैंपल का साइज आएगा। आगे आप देखेंगे जो फेलियर है उसको मैंने 1 से कम कर दिया और सक्सेस में 1 ऐड कर दिया।
अगली बार मैंने फिर क्या किया, फेलियर को 2 से कम कर दिया, सक्सेस में 1 और ऐड कर दिया। फिर मैंने फेलियर में 3 से लेस कर दिया और सक्सेस में क्या कर दिया, 1 और ऐड कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो भी सैंपल का साइज होगा उसको हम फेलियर से लेके शुरू करेंगे और धीरे धीरे एक एक से हम फेलियर को कम करते चले जाएंगे और सक्सेस में एक एक वैल्यू जो नंबर है वो ऐड करते चले जाएंगे और ऐसे हम धीरे धीरे मूव करेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे ये काम करता है और कैसे बायनोमियल कोफिशिएंट की कैलकुलेशन को किया जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर सैंपल के साइज को 3 लेके चल रहा हूँ, मतलब मैंने n को 3 एज्यूम कर लिया है और यहाँ पे मेरा जो मेन टास्क है वो क्या है, कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो देखिए q प्लस p और n की पावर मैंने 3 लिख दिया है। आपको सबसे पहले देखना है कि सैंपल का साइज अगर 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन को लिखने के बाद यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखने हैं। सीरियल नंबर कैसे लिखेंगे, पहले तो एक्सप्रेशन को समझिए। देखिए क्या है, यहाँ पे हमने शुरू किया है 3C0, मतलब यहाँ पे 0 सक्सेस लिया है और हमने फेलियर को लिया Q और ऊपर लिखा 3, मतलब सैंपल का साइज 3 है। अगली बार हमने क्या किया, 3C1 मतलब सक्सेस को कर दिया 1, फेलियर के अंदर से हमने एक 1 लेस कर दिया, मतलब 3 - 1 और P के ऊपर हमने पावर लगा दी 1 की, मतलब यहाँ पर अब 2 फेलियर है और 1 सक्सेस है। अगली बार हमने क्या कर दिया, सक्सेस को कर दिया 2, मतलब 3C2 कर दिया, फेलियर के अंदर से हमने एक वैल्यू और कम कर दी, मतलब 3 - 2 और सक्सेस में एक ऐड कर दिया, P2 कर दिया, मतलब यहाँ पर 1 फेलियर है और 2 सक्सेस है। और लास्ट में 3C3 कर दिया और Q3 - 3, मतलब यहाँ पे 0 फेलियर है और यहाँ पे 3 क्या है, सक्सेस है। अब हमें जब कोफिशिएंट निकालना है तो हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, जो सैंपल का साइज आपको गिवन है, जैसे 3 दे रखा है, आपने इस एक्सप्रेशन को लिखने के बाद सेकंड लास्ट नंबर, पीछे से देखिए सेकंड लास्ट जो है वहां से आपने सैंपल को उल्टे फॉर्म में लिखना है, मतलब आपने यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 3, 2 और 1, याद रखिएगा सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन से आपने शुरू करना है और उनके नीचे नंबर लिख देना है 3, 2, 1। अब अगर मैं बायनोमियल कोफिशिएंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, हमें ये समझना है। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू इनटू में पावर ऑफ प्रीवियस क्यू डिवाइड बाय सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। सबसे पहले हम बात करते हैं 3C0 की। तो पहले तो हम 3C0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम नॉर्मल एक कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या आएगा, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल। इसके बारे में आपसे पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसका लिंक आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसको देखना ना भूलिएगा कि कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 दे रखा था जो कि मेरा n है, मैंने 3 का फैक्टोरियल ले लिया। फिर नीचे क्या है, r मेरा 0 था तो 3 - 0 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, तो जब इसको काटोगे तो 1 आएगा, तो मतलब 3C0 की जो कोफिशिएंट वैल्यू है 1 आएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले कोफिशिएंट की वैल्यू निकालने के बाद फिर ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू इनटू में पावर ऑफ प्रीवियस क्यू डिवाइड बाय सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। तो अगर हमने सेकंड इस वाले की वैल्यू निकालनी है तो देखो पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है हमारे पास 3, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है हमारे पास 1 एंड डिवाइड बाय सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। तो इस वाले का जो सीरियल नंबर था हमने क्या लगाया था 1, तो नीचे आ गया 1, तो ये वैल्यू आ गई 3। आगे देखिए पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या हो गई, अब 3 - 1 2, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या हो गया 3 और सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। तो यहाँ पर हमारे पास इसके सामने जो सीरियल नंबर है वो तो 3 है और इससे पीछे का सीरियल नंबर क्या है 2, तो नीचे आ गया 2, ये आ गई 3। आगे देखते हैं पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 1, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 3 और हमारे पास सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। तो अगर हम इस एक्सप्रेशन के सामने हैं यहाँ पे, तो इसके इस यहाँ से अगर आप देखोगे तो प्रीवियस सीरियल नंबर क्या है 3, ये नीचे आ गया और ये हमारे पास आ गया 1। तो इस तरह से हमने कोफिशिएंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास आ चुके हैं 1 3 3 1। अब हम समझते हैं कि कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसकी हेल्प से समझते हैं कैसे बायनोमियल थ्योरम यूज की जाती है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए। हमारे पास 10 वॉचेस हैं जिसमें से हमें एक आ गया है कि 6 वॉचेस डिफेक्टेड है। तो हमें क्या क्या कहा गया है कि हमें ना उन 10 में से 5 रैंडमली वॉचेस को सिलेक्ट करना है और ये पता लगाना है कि 9 वॉचेस डिफेक्टेड और 2 वॉचेस आर डिफेक्टेड। सबसे पहले तो अब याद रखिएगा आपको टास्क क्या दिया गया है, आपने डिफेक्टेड वॉच का पता लगाना है, मतलब कि आप सक्सेसफुल कब होगे, जब आप डिफेक्टेड वॉच का पता लगा लोगे। तो यहाँ पर तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो सक्सेस रेट क्या है और फेलियर रेट क्या है, जैसे मैंने कहा कि आप सक्सेसफुल कब होगे, जब आप डिफेक्टेड वॉच का पता लगा लोगे। तो यहाँ पे टोटल 10 वॉचेस हैं जिसमें डिफेक्टेड कितनी है 6। तो यहाँ पर डिफेक्टेड वॉच होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 6/10।
10, मतलब हमारे जो फेवरेबल केसेस हैं वो हैं 6 और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस कितने हैं 10, तो 3/5। तो नॉट डिफेक्टेड की क्या होगी, तो 1 में से 3/5 को लेस कर दिया तो फेलियर कितना आ गया 2/5। जैसे कि मैंने आपको बताया था P प्लस क्यू का टोटल हमेशा 1 के बराबर होता है। अगर P जिसको मैं सक्सेस कह रहा हूँ, मतलब कि डिफेक्टेड वॉच का पता लगाना अगर 3/5 है तो फेलियर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 1 में से लेस करेंगे 2/5 रह जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमने 5 वॉचेस को रैंडमली सिलेक्ट करना है तो हमारा सैंपल साइज क्या हो गया 5 का हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को लेके चलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि आपने करना क्या है, यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फेलियर और जीरो सक्सेस से शुरू करोगे। तो जीरो सक्सेस में क्या हो गया, आर है 5C0, फेलियर क्या है 5, पावर देख रहे हो क्यू की, और सक्सेस क्या है 0। अगली बार क्या करोगे, आप सक्सेस को कर दोगे 1, मतलब आर हो गया 1 विच वी कॉल्ड नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड 1 हो गया। फेलियर को 1 से कम कर दिया, सक्सेस में 1 ऐड कर दिया। अगली बार हमें 2 सक्सेस चाहिए, फेलियर को 1 से और कम कर दिया, मतलब 3 फेलियर 2 सक्सेस। अगली बार हमें 3 सक्सेस चाहिए, फेलियर को 3 से कम कर दिया और सक्सेस में 3 कर दिया। मतलब यहाँ से हम हर बार फेलियर में से 1 लेस करते जा रहे हैं और सक्सेस के अंदर 1 को ऐड करते चले जा रहे हैं। ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं Q5 और P0 है, लास्ट में आके क्या होगा, आपके पास Q0 हो जाएगा और P क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इट मीन्स वी ऑलवेज मूव फ्रॉम फेलियर टू सक्सेस। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, हम फेलियर की पावर को कम करते चले जाएंगे और सक्सेस की पावर को इंक्रीज करते चले जाएंगे। अब हमारा जो सैंपल साइज है उसको हम सीरियल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे नीचे, बट कैसे लिखेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब हम लिखेंगे सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे 5 4 3 2 1। अब पहला काम क्या है हमारा कि हम अपने कोफिशिएंट की वैल्यू को निकालें। फॉर्मूला क्या रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू इनटू में पावर ऑफ प्रीवियस क्यू डिवाइड बाय सीरियल नंबर ऑफ प्रीवियस आइटम। तो 5C0 की वैल्यू तो 1 आएगी, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कैसे ये काम करता है, फॉलोइंग द फॉर्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। ये हमारे पास 1 आ ही गया, हमें निकालना है सेकंड 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पे, पावर ऑफ प्रीवियस क्यू डिवाइड बाय इनटू में कोफिशिएंट हमारे पास आ गया प्रीवियस क्यू का 1 एंड डिवाइड बाय प्रीवियस सीरियल नंबर। तो क्या हो गया 1 इंटू 5/1 दैट इज 5। आगे देखिए पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या होगी 4, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 5 और प्रीवियस सीरियल नंबर क्या है 2, ये करा ये आ गया 10। फिर पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 10 और प्रीवियस सीरियल नंबर क्या है 3, ये 3 आ गया ये आ गया 10 एंड सो ऑन। इस तरह से हम कोफिशिएंट वैल्यू को निकाल लेंगे और यहाँ पर हम Q और P की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में यहाँ पे दिखाया ही था कि जो हमारे पास P की वैल्यू थी वो 3/5 थी और Q की वैल्यू 2/5 थी। अब इन वैल्यू को हमने यहाँ पुट किया होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे Q की वैल्यू 2/5 है और इसकी पावर क्या थी यहाँ पे 5 और 3/5 है, P की वैल्यू पावर है 0। ऐसे आप देख रहे होंगे Q की वैल्यू पावर जो है कम हो रही है और P की पावर बढ़ रही है और हमने यहाँ पर P और Q की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट कर दिया है और इनटू में हमने कोफिशिएंट की वैल्यू जो यहाँ पे कैलकुलेट किया वो लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, सो अभी आ चुकी है हमारे पास। अब देखिए हमें क्या पता लगाना था, नो वॉच डिफेक्टेड। नो वॉच का मतलब क्या है कि जीरो सक्सेस, हमें एक भी डिफेक्टेड वॉच नहीं मिली, इसका मतलब है सारी की सारी सही थी। तो जीरो सक्सेस, पांचों की पांचों फेलियर, तो नो वॉच डिफेक्टेड की पॉसिबिलिटी क्या है 32/3125। अब हम कहते हैं 2 वॉचेस डिफेक्टेड, मतलब 5 में से 2 वॉच डिफेक्टेड है, 3 नहीं है, तो हमें 2 सक्सेस चाहिए। तो 2 सक्सेस हमें इस एक्सप्रेशन में मिल रही है, आप देख रहे हैं P की पावर 2 है तो फेलियर क्या होगी 3 हो गई। तो मतलब 2 वॉच डिफेक्टेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है 720/3125। तो इस तरह से हम, अगर आप चाहते हो कि 4 वॉच डिफेक्टेड का पता लगाना चाहते हैं तो 4 वॉच डिफेक्टेड की पॉसिबिलिटी क्या है 810/3125। आप देख रहे हैं कि सक्सेस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे फेलियर क्या है 1, मतलब 4 डिफेक्टेड है और 1 डिफेक्टेड नहीं है। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी का। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए हम यहाँ पर पेयर ऑफ डाइस को थ्रो कर रहे हैं, मतलब हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं। अगर हम 2 डाइस को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो रूल ऑफ काउंटिंग को फॉलो करेंगे और जो इक्वली लाइकली केसेस है वो हमारे क्या हो जाएंगे 36। और हम जो ये ट्रायल है वो 4 बार रन कर रहे हैं। देखो, और हमें पता क्या लगाना है, हमें ये पता लगाना है कि जब हम एक पेयर ऑफ डाइस को बार बार फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है आइडेंटिकल नंबर आने की, मतलब दोनों में सेम नंबर आए। अब दोनों में सेम नंबर क्या क्या हो सकते हैं, दोनों में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 आ सकता है। और क्योंकि 2 डाइस एक साथ फेंक रहे हैं तो इक्वली लाइकली केसेस क्या है 6 × 6 36 हमारे पास ये आ चुका है। अब यहाँ पर आइडेंटिकल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमारे 6 ही पॉसिबिलिटी है तो 6/36 है हमारे पास फॉलोइंग द फॉर्मूला m/n। तो अगर आइडेंटिकल नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो ना आने की क्या होगी हमारे पास 5/6 आ गई। और हम ट्रायल को 4 बार रन कर रहे हैं तो हमारा सैंपल साइज क्या हो गया 4 का हो गया।
अब एक्सप्रेशन को खोलते हैं हम यहाँ पर, सैंपल साइज है, हम क्या करेंगे, सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन से शुरू करेंगे और सीरियल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 4 3 2 1। आप देख रहे हैं मैं फेलियर से शुरू कर रहा हूँ, पहले 4 है, फिर फेलियर 1 से कम कर दी, सक्सेस 1 से बढ़ा दी, एंड सो ऑन, फेलियर कम करता जा रहा हूँ, सक्सेस बढ़ाता जा रहा हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, 4C0 फॉलोइंग द फॉर्मूला कॉम्बिनेशन, कोफिशिएंट तो 1 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कोफिशिएंट निकालेंगे, क्या करेंगे, पावर ऑफ प्रीवियस क्यू डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू, दैट इज 4 into 1 डिवाइड बाय प्रीवियस सीरियल नंबर, दैट इज 1। कोफिशिएंट आ गया 4, पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है अगले में 3, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 4, और सीरियल नंबर क्या था प्रीवियस 2, ये आ गया 6। फिर पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 6, और सीरियल नंबर क्या है 3, ये आ गया 4। पावर ऑफ प्रीवियस क्यू 1, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू 4, और सीरियल नंबर क्या है प्रीवियस का 4, ये आ गया हमारे पास 1। हमने ये कोफिशिएंट निकाल लिए, और जैसा आपको मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, यहाँ पे फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6 और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, ये हमने यहाँ पुट कर दिया, और ये हमने इन सभी वैल्यू को यहाँ पे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या पता लगाना है कि एक भी आइडेंटिकल नंबर नहीं आएगा, मतलब कि हम चारों ट्रायल में फेल होंगे, एक भी आइडेंटिकल नंबर नहीं आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है 625/1296। एक बार आइडेंटिकल नंबर आएगा, 3 बार नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है 500/1296। 2 बार आइडेंटिकल नंबर आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, प्रोबेबिलिटी 150/1296। 3 बार आएंगे, 1 बार नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी सामने है 20/1296। और चारों के चारों आइडेंटिकल नंबर आएंगे तो 1/1296, इस तरह प्रोबेबिलिटी निकलेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास पैक ऑफ कार्ड दे रखा है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, हमने पैक ऑफ कार्ड के अंदर से कार्ड को निकालना है, और कार्ड को निकालने के बाद उसको फिर से रिप्लेस कर देना है। याद रखिएगा रिप्लेस करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इवेंट्स का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। हमें क्या पता लगाना है कि एक भी हार्ड कार्ड नहीं आया, सारे हार्ड कार्ड आ गए, लेस देन 3 हार्ड कार्ड, मोर देन 2 हार्ड कार्ड, और एट द मोस्ट 1 हार्ड कार्ड। देखो हमें कार्ड कितने निकालने हैं 5। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हार्ड कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, हमारे पास पैक ऑफ कार्ड में 13 कार्ड होते हैं हार्ड के, तो 13/52। तो अगर आने की पॉसिबिलिटी 13/52 या 1/4 है, तो ना आने की क्या होगी, ऑटोमेटिकली 3/4 होगी हमारे पास। तो हमने क्योंकि 5 कार्ड निकालने हैं, तो हमारा सैंपल साइज क्या हो गया 5 का हो गया, ये हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शुरू करेंगे कि एक भी हार्ड कार्ड नहीं आएगा, फेलियर है 5 का। अगली बार क्या होगा, 1 बार आएगा, 4 बार नहीं आएगा, अगली बार 2 बार आएंगे और 3 बार नहीं आएंगे, एंड सो ऑन। जैसे मैंने आपको बताया, फेलियर से स्टार्ट करेंगे, सक्सेस की तरफ मूव करेंगे। ये हमारे पास जो सैंपल साइज 5 का है, सेकंड लास्ट एक्सप्रेशन से डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरियल नंबर लिखा 5 4 3 2 1, और हम ये वाला फॉर्मूला पुट करके कोफिशिएंट की वैल्यू को निकाल लेंगे, जैसा कि हम पीछे निकालते आए हैं। अब देखिए 5C0 का जो कोफिशिएंट है 1 है, फॉर्मूला पुट कर दिया, पावर ऑफ प्रीवियस क्यू 5, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू 1, और सीरियल नंबर क्या था 1। अगली बार पावर ऑफ प्रीवियस क्यू 4, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू 5, सीरियल नंबर क्या था 2। फिर पावर ऑफ प्रीवियस क्यू क्या है 3, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू 10, और सीरियल नंबर क्या है 3, एंड सो ऑन। ऐसे हमने कोफिशिएंट की वैल्यू को निकाल लिया, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या थी 3/4, और सक्सेस की क्या थी 1/4। इनको पुट किया और उनकी पावर को यहाँ पे पुट कर दिया, और हमने इनको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम पहले करते आए हैं। अब हमारे पास सारी वैल्यू को पुट करने के बाद हमने इनको सोल्व कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या कहा है कि एक भी हार्ड कार्ड नहीं आएगा, नो हार्ड कार्ड, मतलब कि एक भी सक्सेस नहीं है, मतलब 243/1024। ऑल हार्ड कार्ड, ऑल हार्ड का मतलब क्या है, सारे के सारे हार्ड कार्ड आएंगे। सारे के सारे हार्ड कार्ड हमें कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे 5 की 5 सक्सेस हो गई, 1/1024 हो गया। फिर हमें क्या कहा गया है, लेस देन 3 हार्ड कार्ड। लेस देन का मतलब क्या होगा, या तो एक भी हार्ड कार्ड नहीं आएगा, या एक आएगा, या फिर क्या आएंगे 2 आएंगे। तो अगर एक भी हार्ड कार्ड नहीं आएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या है 243/1024। या तो एक आएगा, 4 नहीं आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 405/1024। या फिर 2 आएंगे और 3 नहीं आएंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी है 270/1024। लेकिन ये इवेंट्स आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कैसे कि अगर पांचों के पांचों हार्ड कार्ड नहीं आएंगे, या तो ये होगा, या फिर एक आएगा 4 नहीं आएंगे, या फिर 2 आएंगे 3 नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। मतलब अगर ये होगा तो नीचे वाले 2 नहीं हो सकते, अगर ये होगा तो पहले वाला और थर्ड वाला नहीं हो सकता। तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हम क्या करेंगे, रूल ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे और इन सब की प्रोबेबिलिटी को आपस में ऐड कर देंगे, विच इज 0.8965 हो गया। आगे हमें क्या कहा गया था, एट द मोस्ट 1 हार्ड कार्ड। एट द मोस्ट का मतलब क्या है, या तो एक भी हार्ड कार्ड ना आए, या मैक्सिमम एक हार्ड कार्ड आए। तो एक भी हार्ड कार्ड ना आने की पॉसिबिलिटी 243/1024, और एक आने की 405/1024। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, रूल ऑफ एडिशन फॉलो किया और प्रोबेबिलिटी आ गई 0.6328।
मोर देन 2 का मतलब क्या हो गया, मोर देन या तो 3 या 4 या 5, तीनों की प्रोबेबिलिटी को लेंगे, लेकिन होगा तो एक ही, अकरेंस ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट। तो अगर 3 हार्ड कार्ड आएंगे तो फिर 4 नहीं आ सकते, 4 आएंगे तो 5 नहीं आ सकते और 3 नहीं आ सकते। तो हम क्या करेंगे, इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को लेंगे, क्योंकि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इनको ऐड कर देंगे और हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई 0.1035। एक और एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 320 फैमिलीज हैं और हमने ये एज्यूम किया है कि हर फैमिली में 5 बच्चे हैं। हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं, पहला, और दूसरा एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक या फिर एक से ज्यादा। देखो, लड़का होने की प्रोबेबिलिटी और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी वो तो इक्वल ही रहती है, 1/2 और 1/2। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 320 हमारे पास। और यहाँ पर हमें जो सैंपल दिया गया है वो क्या, 5 का, मतलब 5 बच्चों में से पता लगाना है कि कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए एक्सप्रेशन को लिखा, सैंपल के साइज को लिखा, सेकंड लास्ट वैल्यू से 5 4 3 2 1 को लिखा। हमने शुरू किया फेलियर से, धीरे धीरे फेलियर कम करते गए और सक्सेस को बढ़ाते चले गए, और फॉर्मूला नीचे गिवन है। हमने यहाँ पे कोफिशिएंट वैल्यू को निकाला जैसे हम पहले निकालते हैं फॉर्मूला की मदद से, जैसे कि पावर ऑफ प्रीवियस क्यू, कोफिशिएंट ऑफ प्रीवियस क्यू इनटू में डिवाइड बाय सीरियल नंबर एंड सो ऑन। फेलियर को ले लिया, सक्सेस को ले लिया एंड सो ऑन। ये हमने 1/2 वैल्यू पुट करी और पावर पुट कर दी यहाँ पे, जो हम पहले भी करते आए हैं। 1/2 गर्ल की और 1/2 बॉय की है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया था, टोटल फैमिली थी 320। हमें पहला जो कहा गया था कि 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देखो 2 बॉयज मतलब यहाँ पे 2 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स को ले लिया, तो यहाँ पे 2 बॉयज और 3 गर्ल्स की पॉसिबिलिटी क्या है, 10/32। और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, 320। मतलब कि 10/32 की प्रोबेबिलिटी है कि 2 लड़के होंगे और 3 लड़कियां होंगी। और अगर मान लो 320 फैमिली से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे 2 बॉयज और 3 गर्ल्स होंगी। दूसरा क्या था, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है, या तो एक लड़का होगा या एक से ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं। हम पता लगाते हैं कि एक भी लड़का नहीं होगा, तो एक भी लड़के के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास यहाँ पे 10 या 1/32। तो 1/32 मतलब 10 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पे पांचों की पांचों लड़कियां हैं, और सारी की सारी लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/32। तो लड़के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 331/32। तो उसको नंबर ऑफ फैमिली से मल्टीप्लाई करेंगे तो 310 फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर कम से कम एक लड़का तो हमें देखने को मिलेगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट बायनॉमियल थ्योरम। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जो सबसे टिपिकल पार्ट है बायनॉमियल थ्योरम का वो क्या है, कोफिशिएंट की कैलकुलेशन, जिसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हमें हमेशा अपने दिमाग में रखना है। थोड़ा टिपिकल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये आसान लगेगा। और आई होप जो पावर पॉइंट स्लाइड्स थी उन्होंने भी आपकी मदद की होगी कॉन्सेप्ट को इजीली समझने के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।